एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में डी रैंक कालकोठरी की गुफा की गहराइयों में जिन्हों डबल डंगोन घटना से अपनी पूर्व स्ट्राइक टीम मिस्टर सोंग जूही जोंगो और किम सांग-सिक के साथ फिर से जुड़ता है। किम के साथ तनाव बना हुआ है। जिन्हों उसे कार्टेनन मंदिर में पीछे छोड़ने के लिए नाराज है और जबकि किम को पछतावा महसूस होता है, वह माफी मांगने के विचार के साथ संघर्ष करता है। गॉब्लिन को उन कैदी शिकारियों द्वारा निर्दयता से परास्त किया जाता है जो इसे पसंद करते हैं। उनकी देखरेख उनके हंटर्स एसोसिएशन एस्कॉर्ट कांग तासिक द्वारा की जाती है। लड़ाई के बाद सोंग ने टिप्पणी की कि जिन्हों वास्तव में कैसे मजबूत हो गया है और उसके पास अब एक अच्छा नया खंजर कैसे है। जूही ने जिन्हों की चोटों की दुर्लभ कमी के नोट किया और आशा की है कि उन्हें उसके उपचार की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा है कि वह अभी भी उस पर भरोसा करता है। सोंग जिन्हों में एक गहरे बदलाव को महसूस करते हुए नोट करता है कि परिवर्तन भौतिक से परे है जो उसकी अनूठी हवा में दिखाई देता है। जूही सवाल करती है कि क्या उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन वह अभी अपनी क्षमताओं की वास्तविक सीमा को छुपाता है और कहता है कि यह दैनिक अभ्यास के कारण है। कांग अधीर होकर समूह से आगे बढ़ने का आग्रह करता है। 3 रास्तों वाली कालकोठरी के दोहराए पर ताइसिक अब तक की उनकी मुठभेड़ों की आसानी को देखते हुए अपनी खोज को तेज करने के लिए अलग होने का प्रस्ताव रखता है। टीम सहमत है और जिन्हों अपनी उच्च धारणा का लाभ उठाते हुए बॉस के स्थान की पहचान करता है और सोंग और जूही के साथ बाएं रास्ते का विकल्प चुनता है। ताइसिक अपने कैदियों को किम और जोंगो को बीच में छोड़कर सही स्थान पर ले जाता है। जैसे ही वे अलग होते हैं, ताइसिक उत्सुकता से जिन्हों पर एक विचारशील नज़र डालता है जो उसे नोटिस करता है। किम और जिहोंगो आसानी से उन भूतों को भगा देते हैं जिनसे वे मिलते हैं। किम तेजी से एक टुकड़े में आखिरी भूत का सिर काट देता है। किम टिप्पणी करते हैं कि सबसे कमजोर शिकारी की उपस्थिति के साथ कालकोठरी कम जोखिम वाली होनी चाहिए, लेकिन जेंगो ने भयावह डबल कालकोठरी घटना में जिन्हों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध किया। उस दिन उनके जीवित रहने में जिन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए किम अंततः इस कालकोठरी के बाद उसे छोड़ने के लिए माफी मांगने का फैसला करता है, क्योंकि यह उसे खा रहा है। जेंगो ने माफी की संभावना पर सवाल उठाया, लेकिन किम ने इसकी परवाह किए बिना माफी मांगने की ठानी है। जैसे ही दोषी शिकारी बेरहमी से भूतों को भगाते हैं, ताइसिक उन्हें अपनी जेबों में हाथ डालकर लापरवाही से देखता है और वे उसके पैरों पर एक कटे हुए सिर को मारते हैं। ताइसिक ने कैदियों से मनुष्यों को उतनी ही आसानी से मारने की उनकी क्षमता के बारे में उत्तेजक सवाल किए जितनी आसानी से वे राक्षसों को मारते हैं, जिस पर वे यह कहते हुए सहमत होते हैं कि यह सब उनके लिए समान है। ताइसिक को मंद रोशनी वाले कमरे में हुई एक गुप्त मुठभेड़ याद है, जहां एक व्याकुल पिता बताता है कि कैसे उन्हीं 3 शिकारियों ने उसकी बेटी पर हमला किया था, जिससे उसकी दुखद आत्महत्या हो गई और सदमे के कारण उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पिता ने न्याय प्रणाली की आलोचना करते हुए कैदियों की हत्या करने के लिए ताइसिक को 3 बिलियन वॉन $2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए, जो अंततः उन्हें छापे में भागीदारी से कम सजा के माध्यम से मुक्त कर देगा। कालकोठरी में ताइसिक ने निरीक्षकों को धोखा देने के लिए बड़ी बेरुखी से एक योजना बनाई और आरोप लगाया कि जैसे ही वह कैदियों पर हमला करता है, 100 भूतों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। तभी किम और कांग भी रैंक शिकारी को अंतिम दोषी का सिर काटते हुए देखते हैं। उनके आगमन के अप्रभावित ताइसिक के खतरनाक व्यवहार के साथ उनके पास आता है और कहता है कि उसे अपनी योजना को बदलना होगा। बाईं सुरंग में जिन्हों याद करते हैं कि ताइसिक कांग हंटर एसोसिएशन के जांचकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी। तभी उसे कालकोठरी से एक चीख की गूंज सुनाई देती है। उसका समूह किम और कांग सहित अन्य टुकड़ों में कटे हुए शिकारियों को खोजने के लिए दौड़ता है। किम बमुश्किल जीवित सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। जूही उसे केवल इतना ही ठीक कर सकती है कि उसे बोलने दे। भावुक जिन्हों किम पर चिल्लाता है कि उसे जीवित रहना है ताकि वह उस दिन डबल कालकोठरी में जो हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहरा सके। किम ने रोते हुए कहा कि उसे खेद है और उसे अफसोस है कि वह उचित माफी नहीं मांग सका। वह अपनी आखिरी सांस लेता है। ताइसिक ने छाया से जूही पर हमला करने के अवसर का उपयोग किया, लेकिन जिन्हों ने बीच हवा में उसका हाथ पकड़ लिया। ताइसिक हैरान शिकारियों को बताता है कि वह कैदियों द्वारा उन्हें मारने के बारे में एक कहानी गढ़ने की योजना बना रहा है। सोंग जिन्हों को पीछे खड़े होने के लिए कहता है और अपने दोस्तों की रक्षा के लिए किम की तलवार उठाता है। सोंग ने ताइसिक के पहले वार को नाकाम कर दिया। एक हत्यारे प्रकार के शिकारी के रूप में बी रैंक ताइसिक तेज और फुर्तीला है।
क्रूर शिकारी उचित श्रेय को देता है और टिप्पणी करता है कि सॉन्ग तलवार चलाने में कुशल है। ताइसिक को एक झटका लगता है जिसे जूही तुरंत ठीक कर लेती है और खुद को उसके रडार पर डाल देती है। वह उसके पीछे जाने के लिए सॉन्ग से मुंह मोड़ लेता है और लेकिन सॉन्ग उसे जाने नहीं देता। ताइसिक ने सॉन्ग पर एक और हमला किया, उसे बार-बार काटा और जूही अपनी उपचार क्षमताओं का उपयोग करने के लिए बहुत परेशान है। जैसे ही ताइसिक अंतिम प्रहार के लिए उसके पास आता है, सॉन्ग अपना जाल बिछाता है और अपनी आँख का जादू चलाता है, जिससे दूसरा शिकारी आग की लपटों में घिर जाता है। ताइसिक थोड़ा उदास होकर एक धूर्त मुस्कान के साथ हमले से बच जाता है और बूढ़े शिकारी को फिर से अपनी रणनीति का श्रेय देता है। वह उसे खत्म करने के लिए अपना खंजर उठाता है और जिन्बू उसे रोक देता है, जिससे सॉन्ग और जूही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताइसिक जिन्बू को अपना पूरा ध्यान देता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिन्बू उन प्रतिक्रिया समूह के साथ ई रैंक हो। वह अनुमान लगाता है कि जिन्बू कोई झूठा रैंकर नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से पहले भी सॉन्ग और जूही के साथ छापेमारी कर चुका है और उन्हें रहने दिया है। यह दूसरी जागृति होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताइसिक ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जिन्बू के शिकार के अनुभव की कमी उसे नुकसान में डालती है। उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले जिन्बू पूछता है कि उसने दूसरों को क्यों मारा और प्रताड़ित किया। यह ना तो न्याय की गलत भावना के बारे में था, ना ही पैसे के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उन्मत्त ताइसिक को जादुई जानवरों की तुलना में लोगों को मारने में अधिक मजा आता है। ताइसिक बुरी तरह मुस्कुराता है और हमला करता है। उसकी खून की प्यास एक सिस्टम संदेश को ट्रिगर करती है, जिसमें जिन्बू को वही खोज मिली थी जब शिकारियों का दुर्भावनापूर्ण समूह उसके खिलाफ हो गया था। जिन्बू अपने स्पीड बफ को सक्रिय करता है और ताइसिक के गाल को अपने जहरीले ब्लेड से काट देता है। वे दोनों तब तक ब्लेडों की झड़ी लगाते हैं जब तक कि हत्यारा हवा में गायब नहीं हो जाता। वह जिन्बू के लिए अदृश्य है, जो ताइसिक के हमलों को बमुश्किल रोकता है। यह उसकी गुप्त क्षमता है, जिसके बारे में केवल कुछ उच्च श्रेणी के हत्यारे शिकारी ही जानते हैं। उसने जिन्बू को स्थिर करने के लिए उसके टखने को काट दिया। घाव को तुरंत ठीक करने के लिए जिन्बू फुल रिकवरी का उपयोग करता है। ताइसिक पहली बार हिल गया। उसने कभी ऐसे लड़ाकू शिकारी के बारे में नहीं सुना जो उपचार जादू का भी उपयोग कर सकता है। जब वह जिन्बू को एक साथी हत्यारे के रूप में पहचानता है तो सॉन्ग और जूही हाँफने लगते हैं। सॉन्ग को एहसास होता है कि जिन्बू को कम समय में कई कठिन निर्णय लेने पड़े हैं। जिन्बू अपने जानलेवा इरादे कौशल को सक्रिय करता है। ताइसिक को इतनी देर तक अंधा कर देता है कि उसके दिल में छेद हो जाता है। जैसे वह मरता है, जिन्बू उसे बताता है कि वह हर लड़ाई के साथ मजबूत होता जाता है। ताइसिक ने उसे आने वाले अंधेरे से सावधान रहने की चेतावनी दी और वह मर जाता है। और सिस्टम जिन्बू को स्टील्थ कौशल से पुरस्कार करता है। जूही और किम कालकोठरी से बाहर निकलते हैं, जबकि जिन्बू बॉस को खत्म कर देता है। अन्वेषक बू जिनचुल अपने अधीनस्थ ताइसिक के वास्तविक स्वभाव को ना देख पाने के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए आता है। जब वह अस्पताल से जिन्बू को पहचानता है तो वह हाँफने लगता है। बू पूछता है कि 3 शिकारियों में से किसने ताइसिक को हराया है। जैसे ही जिन्बू ने अपने रहस्य को उजागर करने के लिए खुद को इस्तीफा दे दिया, सॉन्ग ने जिम्मेदारी का दावा किया, यह मानते हुए कि सॉन्ग एक सी रैंक जादुई उपयोग करता है जिसे बी रैंक हीलर जूही की मदद मिली थी। हंटर एसोसिएशन के अन्वेषक ने स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया है। जिन्बू बू पर सतर्क नजर रखता है, यह देखते हुए कि वह एक रैंक शिकारी है। सॉन्ग मुस्कुराता है और जिन्बू को बताता है कि उस पर उसका एक बकाया है और वह मुस्कुराहट लौटा देता है। ताइसिक को काम पर रखने वाले व्यक्ति को घटना का खुलासा करते हुए कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जूही और जिन्बू अंततः पास के एक पार्क में आराम करते हुए अपने बैग से एक सार पत्थर निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये याद है। उसी के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है।